नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे की गहराई में जाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। एक ऐसा राज्य जहां हिंसा की आग इतने लंबे समय बाद भी बुझने का नाम नहीं ले रही है। आज हम बिना किसी पक्षपात के सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए समझेंगे कि आखिर वहां चल क्या रहा है। शुरुआत करते एक ऐसे आंकड़े से जो सच में किसी को भी हैरान कर देगा। 97%। जी हां, जिनेवा के इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2023 में पूरे दक्षिण एशिया में जितना भी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हुआ, उसका 97% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक राज्य में हुआ है। जरा सोचिए, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी की कहानी बयां कर रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके जहन में आता है वो ये कि आखिर ये क्षेत्र अभी तक क्यों जल रहा है। राज्य में पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी की भारी मौजूदगी है, मतलब पूरा इलाका भारी सुरक्षा के घेरे में है। फिर भी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि ये एथनिक क्लैश अब एक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध जैसा रूप ले चुका है। संकट लगातार गहराता जा रहा है। सवाल वही है, इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद ये आग क्यों नहीं बुझ रही। आइए सबसे पहले बात करते हैं दी अप्रैल एस्केलेशन की। जरा 7 अप्रैल की रात हुए इस दर्दनाक वाकये को देखिए। मैतई बहुल विष्णुपुर जिले में रात करीब 1 बजे अचानक एक प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक होती है। और सबसे दुखद बात, इसमें एक 5 साल के बच्चे और महज 5 महीने की एक बच्ची की जान चली जाती है जो अपनी मां के साथ सो रहे थे। और पता ये सब कहाँ हुआ? उस बफर जोन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, जहां सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। इसी सुरक्षा चूक ने स्थानीय लोगों के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस ताज़ा त्रासदी ने इस पूरे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में मरने वालों का आंकड़ा 250 यानी 250 के पार पहुंचा दिया है। और याद रखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये असल इंसान है। वो जाने हैं जो इस न सुलझने वाले विवाद की भेंट चढ़ गई हैं। इस घटना के ठीक बाद राज्य में जो कुछ हुआ वो हालात की गंभीरता को और स्पष्ट करता है। प्रशासन से जवाब मांगते हुए हजारों लोगों ने रातों रात मशाल रैलियां निकाल दी। महिलाओं के समूहों ने सीधे 7 दिन के बड़े शटडाउन का ऐलान कर दिया। और इस सबके बीच सरकार ने क्या किया? पूरे 11 दिनों के लिए इंटरनेट पर ब्लैकआउट लगा दिया। सरकार का कहना था कि ये कदम अफवाहों को रोकने के लिए उठाया गया है, लेकिन आलोचकों का साफ तौर पर मानना है कि असल मकसद जमीनी विजुअल्स और खबरों को बाहर आने से रोकना था। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस बदलते हुए संघर्ष या अ शिफ्टिंग कॉन्फ्लिक्ट को। मई 2023 से शुरू हुए इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन को अगर हम देखें तो समझ आएगा कि कैसे ये आग धीरे धीरे और फैलती गई। मई में हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद मैतई और कुकीजो समुदायों के बीच टकराव शुरू हुआ। शुरुआत में नागा समुदाय इस सबसे बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर फरवरी 2024 में उखरुल में एक नागा ग्रामीण पर हमला होता है और वो भी इस संघर्ष में खिंचाते हैं। मार्च तक आते आते नागा और कुकी समूहों के बीच लोगों को बंधक बनाने जैसी स्थितियां पैदा हो गई। और फिर अप्रैल में एक नेशनल हाईवे पर घात लगाकर हमला होता है जिसमें जानलेवा गोलाबारी हुई। जो लड़ाई कभी 2 गुटों में थी, अब उसमें 3 अलग अलग समुदाय पूरी तरह से उलझ चुके हैं। इस पूरी खौफनाक स्थिति की जड़ में है जीरो ट्रस्ट, यानी भरोसे का पूरी तरह से टूट जाना। समुदाय अब एक दूसरे से पूरी तरह से कट चुके हैं। लोगों का राज्य और सुरक्षा बलों पर से यकीन उठ चुका है। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें बचाने वाला नहीं है। और इसी डर की वजह से वे अब भारी हथियारों से लैस लोकल मिलिशिया और विद्रोही गुटों पर निर्भर हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो इन गुटों के पास बड़ी मात्रा में खतरनाक और अवैध हथियार जमा हो चुके हैं। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, जो है द इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स, यानी सरकार और प्रशासन ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। हालात को काबू में करने के लिए सरकार ने लीडरशिप में कुछ बदलाव किए। मैतई समुदाय से एक नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई और बैलेंस बनाने के लिए कुकी और नागा समुदायों से 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए। देखने में ये एक सही कदम लग सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे महज एक दिखावा या टोकन जेस्चर ही माना गया। स्रोतों के मुताबिक इस कदम से लोगों के बीच कोई वास्तविक विश्वास पैदा नहीं हो पाया। इसके अलावा 2 अप्रैल को यूएपीए यानी यूएपीए के सेक्शन 43A का इस्तेमाल करते हुए पुलिस की शक्तियां बढ़ा दी गईं। अब इस पर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। सरकार का साफ कहना है कि बढ़ती हुई इंसर्जेंसी को कुचलने के लिए पुलिस को बिना वारंट अरेस्ट करने की पावर देना बहुत जरूरी है।
वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार समूहों को इस बात की गहरी चिंता है। उनका तर्क है कि इन बेकाबू शक्तियों से आम नागरिकों के उत्पीड़न का खतरा और लोगों के बीच खौफ कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। और इन सबके बीच एक बहुत ही हैरान करने वाला सिक्योरिटी शिफ्ट भी देखा गया। रिपोर्ट से पता चलता है कि जब राज्य ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहा था, तब मणिपुर में तैनात सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की लगभग 30% कंपनियों को चुनाव ड्यूटी के लिए पश्चिम बंगाल भेज दिया गया। मतलब करीब 2400 जवान वहां से हटा दिए गए। इस बात को लेकर भारी आलोचना हो रही है और राजनीतिक प्राथमिकताओं पर कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जमीन पर आक्रोश इतना है कि स्थानीय जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपनी मांगें सरकार के सामने बहुत सख्ती से रख दी हैं। उनकी मांग है कि मिलिटेंट गुटों पर सख्त मिलिट्री एक्शन लिया जाए, सेंट्रल फोर्सेस को घाटी से हटाकर पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जाए, सुरक्षा कर्मियों के रोल की बाकायदा न्यायिक जांच हो और 7 अप्रैल के हमले के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती, लोग मारे गए उन मासूम बच्चों का अंतिम संस्कार तक करने से इनकार कर रहे हैं। चलिए अब नजर डालते हैं द ह्यूमैनिटेरियन रियलिटी, यानी इस संकट के मानवीय पहलू पर। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये आपको इस पूरी त्रासदी के असली पैमाने का अंदाजा देंगे। अब तक 11,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ है। 10,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह कर दिए गए हैं और 17 रिलीफ कैंप आज भी चल रहे हैं, जहां हजारों लोग बेहद खस्ता हालत में अपनी जिंदगी काटने को मजबूर हैं। ये आंकड़े सुनकर शायद हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन इनके पीछे जो दर्द छिपा है वो इस बयान से साफ झलकता है। ग्राउंड से एक रिपोर्टर ने रिलीफ कैंप में रहने वाली 7 साल के एक बच्चे की दुखद मौत पर जो कहा, वो दिल झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि मणिपुर के संघर्ष ने न सिर्फ उसका बचपन छीना, बल्कि उसकी जान भी ले ली, और वो मरना डिजर्व नहीं करती थी। ये महज एक डेटा पॉइंट नहीं है, ये एक जीती जागती जिंदगी थी जो इस पूरे ध्रुवीकरण के शोर में हमेशा के लिए खामोश हो गई। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द कॉल फॉर अवेयरनेस। जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं उसमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने रखा गया है। इसमें केंद्रीय राजनीतिक नेतृत्व की इस बात को लेकर कड़ी आलोचना की गई है कि वे इस गहरे संकट पर लगभग खामोश हैं। एक तरफ जहां बाकी राज्यों में चुनावी रैलियां और प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहे हैं, वहीं मणिपुर की इस खौफनाक स्थिति को एक राष्ट्रीय आपातकाल की तरह ट्रीट करने के बजाय ऐसा माना जा रहा है जैसे इसे इग्नोर किया जा सकता है। इसे ही एक स्टार्क डिस्कनेक्ट कहा जा रहा है, जहां ग्राउंड की हकीकत और राष्ट्रीय राजनीति के बीच कोई तालमेल ही नहीं है। और यही पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो सीधा और चुभने वाला है, क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? ये सवाल सिर्फ हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति को कटघरे में नहीं खड़ा करता, बल्कि एक समाज के तौर पर हमारी अपनी जागरूकता को भी चुनौती देता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं चाहूंगा कि हम सब इस सवाल पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि जब तक हम सही मायने में जागरूक नहीं होंगे, बदलाव की उम्मीद बेमानी है। जुड़े रहिए और सीखते रहिए।